वेलकम टू माय चैनल 5 मिनट एकेडमी। उर्दू से अंग्रेज़ी सीखने के सिलसिले में ये मेरा पहला वीडियो है। मैंने अपने वीडियोस को इस तरह तरतीब दिया है कि इंशाअल्लाह तुम लोग सिर्फ 15 दिनों में ही अंग्रेज़ी बआसानी सीख लोगे। यहाँ पर मैंने एक कोटेशन लिखा है, अ डिफरेंट लैंग्वेज इज़ अ डिफरेंट विज़न ऑफ लाइफ। एक मुख्तलिफ ज़बान ज़िंदगी का एक नया मुशाहिदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी ज़बान जो है दुनिया की आसान ज़बानों में से एक है, क्योंकि इसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कायदे हैं, वो बहुत ही आसान हैं। दरअसल मैंने 5 मिनट एकेडमी अपने चैनल का नाम रखा था कि हमारे वीडियोस 5 मिनट्स के ही होंगे, लेकिन ये कुछ लोगों के इसरार पे, जिन्होंने मुझे ये बताया कि उनके बच्चों को अंग्रेज़ी कम वक्त में सीखना है, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो ही बना लूँ। तो ये मेरे जहन में ये ख़्याल आया और इस तरह से मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। तो मेरा ये कोर्स जो है 15 दिनों पे है, और वैसे 15 दिनों में अंग्रेज़ी सीखना तो मुमकिन नहीं है, कम से कम 6 माह से 1 साल तक चाहिए। लेकिन जो ये मेरे वीडियोज़ हैं वो अपने हिसाब से तुम लोग इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, भले ही जितना वक्त लगे, 2 माह लगे, 3 माह लगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादातर पोर्शंस का अहाता कर लूँ जो इंग्लिश सीखने के लिए और इंग्लिश लिखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि मैं इन तमाम वीडियोज़ में इतनी बातें आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग फराटे से इंग्लिश बोलना सीख लें और लिखना भी सीख लें। ये जस्ट मैंने एक रास्ता बताया है, इस पर आप लोगों को चलना है और उसी हिसाब से अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश करनी है। तो ये जो मेरा वीडियो है वो कुछ लंबा हो सकता है। ये सारे के सारे वीडियोस 30 मिनट से 1 घंटे के बीच का है। तो सारे वीडियोस देखने के बाद ही ऐसा महसूस होगा कि हम इंग्लिश बोलना कितना आसान है। लेकिन इसके लिए सारे वीडियोस आप लोगों को देखने होंगे, और हो सकता है कि शुरू में वीडियो कुछ बोरिंग लगे, लेकिन इसको अगर इरादा मुसम्मम है तो यकीनी तौर पर इसको तुम लोग पढ़ने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले मैं तमहीद बांधते हुए ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी बोलना कैसे सीखें। तो सबसे पहली बात यह है कि अंग्रेज़ी बोलने के लिए ग्रामर पर ज़्यादा तवज्जो ना दें। हालांकि मैं ग्रामर को लेके चलूँगा इंग्लिश को समझाने के लिए, लेकिन जब बात करने की हो तो उसमें ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उसके बाद हम लोग जो जुमला बोलते हैं उसके मतलब को समझना है। तस्वीर देखकर अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश करनी है। जैसे मान लिए कि हमने एक किस्से की कोई तस्वीर ले ली जिसमें कुछ मनाजिर हैं, कुछ जानवर हैं, नदी है, तालाब है, उसको देख के हम लोग छोटे छोटे जुमले बोलने की कोशिश करेंगे। रोज़ाना अखबार पढ़ने की आदत बनाएं, क्योंकि अखबार में जो है लेटेस्ट ख़बरें होती हैं, तो हम लोग उन ख़बरों को जानते भी हैं। तो उसका जो हम पढ़ेंगे, मौत पढ़ेंगे, तो हमें अंग्रेज़ी ज़्यादा समझ में आएगी। अंग्रेज़ी सीखने के लिए ग्रुप डिस्कशन करें। बुनियादी अंग्रेज़ी सीखने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। डिक्शनरी अगर देखने की आदत पड़ जाएगी तो इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमेशा जहन में इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। ये कैसे मुमकिन है कि ये मैं बाद में बताऊंगा। जैसे आप सुबह उठते हैं तो अब जो काम करना है ना, उस काम को आपको बोलना है मन में। हर वक्त अगर जहन में सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो बहुत जल्दी अंग्रेज़ी सीख लीजिएगा। दरअसल ये मेरा निजी तजुर्बा है। जब मैं दिल्ली में शॉर्ट हैंड सीख रहा था, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, तो जो मुझे उसके याद करने थे रूल्स से, या उसके जो निशानात होते हैं जिसके बेस पे हम शॉर्ट हैंड बनाते हैं, तो वो मैं कहीं भी खड़ा रहता था, जैसे बस स्टॉप पे बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उसको दोहराता रहता था, जहन में बोलने की कोशिश करता रहता था। तो इस तरह से मैंने देखा कि वो चीज़ें मुझे बहुत जल्दी अज़बर हो गई। अच्छा, एक बात और कि इंग्लिश बोलने के लिए लफ्ज़ से लफ्ज़ तर्जुमा की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं, अगर हमने किसी आदमी ने हमको कहा कि फ़लाँ आदमी को उससे मिलना है, तो मैं उनसे कहा कि फ़लाँ साहब मिलना चाह रहा है, तो उन्होंने कहा कि बोल दो कि मैं आ रहा हूँ। तो मैं आ रहा हूँ, तो हम जाके क्या बोलेंगे उसको? जस्ट कमिंग। वो कह रहे हैं जस्ट कमिंग, या अपने बारे में जस्ट कमिंग बोलने से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जुमले की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा शुरू में उर्दू और इंग्लिश मिलाकर जुमला बनाया है ना, जिसे इंग्लिश कहते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे मैंने उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जैसे मान लीजिए कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग ए किताब भी बोल सकते हैं। जुमले का पैटर्न सही हो गया, और किताब की इंग्लिश नहीं आती है तो हमने उसको हिंदी में या उर्दू में किताब बोल देना है। तो ये इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ही बेहतरीन आइडिया है।
एक डायरी बनाएं और अपने रोज़ाना अंजाम देने वाले कामों को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। क्या होगा, इससे आपकी तहरीरी सलाहियत में इजाफा होगा। रोज़ाना 10 अल्फाज ज़रूर याद करें, और ये 10 अल्फाज याद करना है उसके लिए एक डायरी बना लें अपना अलग से, जिसमें वर्ड्स पावर लिखना हो, और वो उस वर्ड को सिर्फ लिखना है, नोट नहीं करें। जैसे अखबार पढ़ रहे हैं तो उसमें से हमने कोई वर्ड नोट किया और उसका वर्ड का मीनिंग समझ लिया। मीनिंग समझने के बाद उस वर्ड का उस मीनिंग में, उस सेंटेंस में क्या सेंस से वो यूज़ हुआ है, तो इस तरह से इंग्लिश समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। आईने के सामने खड़े होकर अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करें। आप छोटे बच्चों की इंग्लिश की कहानियाँ भी पढ़कर फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं और आसान इंग्लिश होती है, आसान अल्फाज होते हैं। अब अगर तुम लोग के जहन में ये आ रहा है कि मैंने अंग्रेज़ी कैसे सीखी, क्या मैं अंग्रेज़ी शुरू से जानता था, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अल्लाह तबारक ताला का बेहद बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे इस ज़बान को, ऐसे ज़बान को सिखाया जो मैं नहीं जानता था। ये बिलाशुबा अल्लाह सुब्हाना ताला का बेहद फ़ज़ल एहसान है। हकीकत बहुत मुख्तसर मगर दिलचस्प है। हुआ क्या था कि 1991 ईस्वी में जब मुझे एक ऐसे तालिब इल्म को पढ़ाने का मौका मिला जो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में उसका मुताला हो चल रहा था, और मुझे साइंस या आर्ट्स सब्जेक्ट से उसका आर्ट्स सब्जेक्ट था, मुझे आर्ट्स सब्जेक्ट से कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो बाद में ये बात हुई कि मैं उसे अंग्रेज़ी और रियाजी सिखा दूँ, लेकिन मुझे भी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं आती थी। बहरहाल मैंने कहा कि ठीक है, मैं अंग्रेज़ी पढ़ा दूंगा। तो मैंने सबसे पहले के पी ठाकुर की 6ठी क्लास की ग्रामर ट्रांसलेशन कंपोजिशन किताब खरीदी। फिर धीरे धीरे कभी एक वो ख़त्म हो गया तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, और तो पहले मैं पढ़ता था, बहुत ही आसान अल्फाज में उसने समझाया है। पहले मैं पढ़ता था, उससे पढ़ाता था, तो इस तरह से। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी कि मैं 10 लफ्ज़ कमोबेश याद करके उसकी कॉपी में लिख दिया करता था, और उससे उसको कभी एहसास नहीं हुआ कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है। और इस तरह से 15 महीने मैंने पढ़ाया उसे। तो इस दौरान मैंने इतनी अंग्रेज़ी पढ़ा दी कि कम से कम मैं इंग्लिश सीख गया, और मेरी ज़बान, इस ज़बान से मुझे दिलचस्पी हो गई। तो बहरहाल इस तरह मेरे अंग्रेज़ी सीखने का क्रेडिट उस तालिब इल्म के सर जाता है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा मैं हर एतवार को एक अंग्रेज़ी न्यूज़ पढ़ लेता था और उससे पूरे हफ्ता पढ़ता था, उसके अल्फाज को नोट करता था। इंग्लिश वोकैबुलरी की कॉपी बना रखी थी, जैसे मैंने पहले बताया कि कॉपी तुम लोगों को भी रखना है। और फिर देखिए 1993 में अल्लाह के फजल करम से मेरा जब सिलेक्शन हुआ सल्फिया हाई स्कूल में, तो बतौर अंग्रेज़ी टीचर ही हुआ। और शुरू में वो जूनियर स्कूल नाम था, तब वो 7th क्लास तक था। उसके बाद फिर एक ही साल के बाद वो हाई स्कूल बन गया था। तो मैंने 7th क्लास के बच्चों को पहले पढ़ाया, फिर वो 8, 9, 10 को भी पढ़ाने का मौका मिला। 3 साल मैंने पढ़ाया। जब मैं दिल्ली गया 1996 में, तो वहाँ मुझे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक सगीर सर थे, उनसे इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखने का मौका मिला। तो मैं उनसे इंग्लिश में बातें करता था। तो इस तरह से मेरी इंग्लिश में मज़ीद निखार आया। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इंग्लिश बहुत ही आसान है। आप सिर्फ अपने आप में यकीन रखें और मुसम्मम इरादा कर लें, पुख्ता इरादा कर लें कि मुझे इंग्लिश सीखना है। अब मेरी कोशिश और दिलचस्पी अरबी ज़बान सीखने की है ना। जैसे मेरे ख़्याल में हर मुसलमान तालिब को इतना ज़रूर सीख लेना चाहिए ताकि वो कुरान समझ सके और यकीन माने। ऐसा करना इंतहाई आसान है, ये मेरा निजी तजुर्बा भी है। इतना आसान है कुरान को समझना कि तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अगर आप लोग जानते हैं तब तो इस बात को खुद भी समझते होंगे। अल्लाह तबारक तआला सूरह अल-क़मर में फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल क़ुरान लिज़िक्र फ़हल मुद्दक्किर। इसे अल्लाह ताला ने कई बार कहा है, तो जिसका तर्जुमा है, और हमने कुरान मजीद को समझने या याद करने के लिए आसान कर दिया है। तो जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने इसे आसान कर दिया है समझने के लिए, तो फिर हम इससे मुश्किल हम लोगों ने क्यों बना रखा है। ठीक है, बहरहाल तो आइए शुरू करते हैं। ये हम लोग इससे वाकिफ़ हैं, ए से लेकर जेड तक, जिसमें से 5 लेटर जो होते हैं वो वोवेल्स होते हैं और बाकी रिमेनिंग 21 लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और इस पूरे ए बी से जेड को हरूफ तहज्जी या अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो ये वोवेल्स जो होते हैं, जिस तरह से उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश के लिए आ ओ ई के लिए ज़बर ज़ेर पेश और हिंदी में मात्रा होते हैं ना, उसी तरह से वोवेल इंग्लिश में वोवेल होता है, जिसके बगैर इंग्लिश के अल्फाज नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये आवाज़ को मात्रा इसको ये बताते हैं ना कि अगर क है तो का की, कब का की के कै कैसे बनेगा। और ये जो बकी हुए बचे हुए जो 21 अल्फाज हैं उनको हम क्या कहते हैं, हरूफ कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये बेसिक चीज़ हैं, सब लोग को जानते हैं। हम इंग्लिश में अगर हम लोगों ने 4 चीज़ सीख ली तो समझो हम लोगों ने अंग्रेज़ी बहुत अच्छे से सीख ली। जैसे सबसे पहले हम लोग लेटर, जो पीछे हम लोग सब लोग जानते हैं, लेटर मिला के वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स के बाद हम लोग सेंटेंस सीखेंगे, और सेंटेंस जब हम लोग सीखना बोलना जान जाएंगे तो हम लोग स्पीच दे सकते हैं, लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं। इंग्लिश में कुछ अल्फाज होते हैं
जिन जो कौन से उसमें कुछ लेटर लिखे तो जाते हैं लेकिन बोले नहीं जाते, इसे साइलेंट लेटर्स या खामोश हरूफ कहते हैं। जैसे हाफ में एल की आवाज़ नहीं निकल रही है। ठीक, बहरहाल मैंने पहले बताया था कि अंग्रेज़ी सीखने का ये कोर्स 15 दिनों पर मुश्तमिल है। ये 15 दिन का मतलब 15 लेक्चर्स हैं, तो जिसमें मैंने ख़ास बातें बताने की कोशिश की है, लेकिन इसको आप लोगों को 6 माह से 1 साल तक लग जाएगा। तो इसका इन्हिसार आपकी मेहनत पर है। और इंग्लिश का जुमला बोलने के लिए वर्ब की जानकारी इंतहाई ज़रूरी है, जो तुम्हें याद करना होगा। वर्ब की जानकारी इससे ज़रूरी है कि वर्ब के बगैर इंग्लिश के जुमले नहीं बन सकते हैं। अब देखिए, इंग्लिश ज़बान सीखने के लिए अगर हम 5 चीज़ों को अगर हम जान जाते हैं अगर, तो अंग्रेज़ी हम लोगों की बहुत ही अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि जिसका हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें वर्ड ऑर्डर हमें जानना होगा। वर्ड ऑर्डर जानने से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा पैटर्न है कि सबसे पहले फ़ाइल होता है, उसके बाद फिर इंग्लिश में फिर मफ़ूल होता है, और मफ़ूल वेरी सॉरी, यहाँ पे वर्ब होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब ये लोग हम जान जाएंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि पंक्चुएशन कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, जिससे रमूज़ औक़ाफ़ कह सकते हैं उर्दू में। फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा, कहाँ कॉलन लगेगा, कहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लामेशन लगेगा। इतनी चीज़ जान जाएंगे, फिर हम लोग टेंस और एस्पेक्ट, टेंस और उससे मुंसलिक पहलू। देखिए, अगर ये टेंस और उसके एस्पेक्ट यहीं तक अगर आप जान लेते हैं तो आपको अंग्रेज़ी बोलने आ जाएगी। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो 3 ज़माने में करते हैं। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, कुछ देर पहले मैंने बोलना शुरू किया था, या फिर मैं बोल रहा हूँगा, बोलूँगा आगे भी। तो ये और उससे रिलेटेड फिर हम लोग जैसे नरेशन पढ़ते हैं। नरेशन क्या होता है? ये भी एक बोलने का एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ स्टाइल है। और वॉइस, ये भी किसी चीज़ को समझाने के लिए बहुत ही अच्छे अंदाज में बताने के लिए जो हमारे जुमले को निहायत ही खूबसूरत बनाता है, नरेशन और वॉइस। तो ये सब टेंस और उसके पहलू हैं। तो इतना सिर्फ अगर हम जान जाएंगे तो हमारी अंग्रेज़ी बहुत 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 अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा हमें एक चीज़ और सीखना है, जैसे डिटर्मिनर। उसमें आर्टिकल्स भी आते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आते हैं, पॉजेसिव वर्ब भी आते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, माई कार, ये नाउन से पहले आते हैं। माई कार, तो कार से पहले माई आया है, माई डिटर्मिनर है। डैट इलेक्ट्रिक कार, द कार ओवर हेयर, अ कार विथ ए पावरफुल इंजन। तो ये जो है डिटर्मिनर एक नाउन कार के पहले आ करके कार के अलग अलग हालतों को बता रहा है। इससे हमें समझ में आ रहा है कि कार किस हालत में है। तो ये डिटर्मिनर डिटरमाइन करते हैं उस नाउन के बारे में। उसके बाद एक और चीज़ हमें बहुत ज़रूरी होती है जाननी, कनेक्टर्स जिसको कहते हैं, या लिंकिंग वर्ड्स, मिलाने वाले अल्फाज। इस वर्ड अगर इसे हम जान जाएंगे तो हम छोटे छोटे जुमलों को जोड़ करके बड़े बड़े जुमले बना सकते हैं। और जो पेचीदा जुमले हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, उसको बोलना इंतहाई आसान हो जाएगा अगर हमें कनेक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी। और ये लास्ट, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपको वोकेबलरी नहीं आती है, छोटे छोटे आसान लफ्ज़ों के भी अगर आप मीनिंग आप नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश सीखना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये वोकेबलरी आपको खुद ही तैयार करनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं कुछ कुछ वर्ड्स में कंटिन्यू तुम लोगों को आगे देता रहूँगा। चलो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल शुरू से मैंने इसका ये तुम लोगों को समझाने की कोशिश की है, ताकि जिन लोगों को आता है उन लोगों के लिए बेहतर है, जिनको नहीं आता वो समझेंगे। अंग्रेज़ी ग्रामर में 5 हिस्से होते हैं। ऑर्थोग्राफी होता है। ऑर्थोग्राफी एक्चुअली क्या है? ये स्पेलिंग सिस्टम है। लैंग्वेज को स्पेलिंग कैसे करेंगे, इसे हम ऑर्थोग्राफी में पढ़ते हैं। इटीमोलॉजी, जिसे इल्म इश्तिक़ाक़ अल्फाज कहते हैं, इसमें इसका ओरिजिन पढ़ते हैं वर्ड का। तो हम लोग तो इटीमोलॉजी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को वर्ड का ओरिजिन पढ़ना नहीं है, हम लोग ऑर्थोग्राफी पढ़ेंगे। फिर सिंटेक्स, वर्ड ऑर्डर। मैंने बताया था ना कि अगर हम वर्ड ऑर्डर सीख गए तो हम अंग्रेज़ी का सेंटेंस बनाना सीख गए। अब ये जब ऑर्थोग्राफी हम सीख लेंगे तो हम सिंटेक्स वर्ड को कैसे, जैसे जो सबसे इजी जो वर्ड ऑर्डर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद पंक्चुएशन पढ़ेंगे, इल्म रमूज़ औक़ाफ़, जो फुल स्टॉप कहाँ पे होगा, कॉमा कहाँ पे होगा। ठीक है, सॉरी ये पता नहीं कहाँ चला गया, 1 मिनट, हाँ यहाँ था ये। तो पंक्चुएशन, और ये जो प्रोसोडी है ये इल्म उरूज़ है, मतलब इसका पोइट्री से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही पेचीदा हिस्सा है ग्रामर का, जिसे हम लोगों ने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ नाउन तुम लोगों को दिया है। तो नाउन तो बेशुमार है, इसकी गिनती नहीं है। तो अगर इस तरह से तुम लोग छोटे छोटे नाउन के माने जानोगे और या इसको देख देख के इंग्लिश में बोलने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे जहन में नाउन के बारे में एक फ़िगर बनता चले जाएगा। जैसे अगर पानी को देख रहे हैं तो हम वाटर बोलेंगे, माँ को देख रहे हैं तो मदर बोल दिया। इसी से मेज़ मतलब टेबल, हजूम क्राउड, शूज़ जूते, कॉम कंघी, इसमें बी साइलेंट है। ये तो नाम हो गया प्रॉपर नाउन। एडवाइस मशवरा, पीस, मैन आदमी, बेबी बच्चा, बुक किताब,
टीम टीम, सोल्जर फौजी, थम अंगूठा, पेरेंट्स वालदैन, और अगर पेरेंट्स में से एस हटा देंगे तो वालदैन में से वालिद या वालदा दोनों में से कोई एक ही होता है। ब्यूटी खूबसूरती, हैप्पीनेस खुशी, फ़िश मछली, लायन शेर, मैन आदमी, क्लास दर्जा, कैंडी मीठी गोली जो बच्चे लोग खाते हैं जिसे बहुत शौक़ से, डाउट शक, मंथ महीना, ब्रेड रोटी, न्यूज़ खबर। तो ये सारे के सारे जो हैं तुम्हारे कुछ नाउन हैं। अच्छा, शुरुआत में एक चीज़, छोटी सी चीज़ तुम लोग को सिलेबल की जानकारी दे दूं। ये हल्की सी जानकारी तुम लोग को आगे इसलिए यूज़फुल होगी, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसमें पहला फ़ायदा तो ये है कि तुम लोग जब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ एडवर्ब पढ़ोगे तो तुम लोगों को मालूम हो जाएगा कहाँ किस वर्ड के पहले मोर और मोस्ट लगाएंगे और किस वर्ड के बाद किस वर्ड के पहले मोर और मोस्ट लगाएंगे और किस वर्ड के बाद ER और EST लगाएंगे। ठीक है, ये फ़ायदा है। तो होता क्या है कि इंग्लिश में कुछ लफ्ज़ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो उसको हम लोग तोड़ते हैं छोटे टुकड़ों में। तोड़ने का क्या रूल क्या है कि तोड़ने के बाद उसमें एटलीस्ट एक वॉवेल ज़रूर आना चाहिए। जैसे देखो, अगर वो 2 सिलेबल का है तो टाई में जो है दो वॉवेल है, लेकिन ये एक वॉवेल इसमें जो है साइलेंट है, इसलिए टाई ये एक सिलेबल का है। रेस्क्यू को हम लोग जब पढ़ेंगे तो रेस्क्यू, ऑटोमेटिकली ये दो टुकड़े में बट रहा है। इसमें तुम्हारा एक वॉवेल है ई, इसमें एक वॉवेल है UE एक साथ है, ये एक साइलेंट है, इसलिए ये एक ही टुकड़ा हुआ रेस्क्यू। इसी तरह से अल्फ़ाबेट, तो हम लोग देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट में 3 सिलेबल्स हैं, अल्फ़ाबेट। इसी तरह से एक्टिविटी, ET, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये 5 वॉवेल है, 5 सिलेबल्स हैं। तो ये सिलेबल होते हैं, इंग्लिश टुकड़े होते हैं, इस पर ज़्यादा जहन हमें नहीं दौड़ाना है। बस इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप लोग इंग्लिश का मीनिंग स्पेलिंग याद करेंगे तो उसको सिलेबल में तोड़ दें। सिलेबल में तोड़ने के बाद उसको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले शुरुआत जो है सेंटेंस से करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, दिस इज़ ए बुक। तो ये सेंटेंस क्या होता है कि अल्फाज का मजमुआ होता है। तो इसमें 4 अल्फाज हैं, दिस, एक इज़, 2 तीसरा ए बुक, और उसका मुकम्मल अगर मफ़हूम निकल रहा है तो वो सेंटेंस होता है। अगर वो अल्फाज का मजमुआ है और मुकम्मल मीनिंग नहीं निकलता है तो वो सेंटेंस नहीं होता। तो इसमें क्या है कि दिस इज़ ए बुक जो है ये सेंटेंस हुआ, दिस बुक इज़ ए ये सेंटेंस नहीं हुआ। सबसे पहले जब सेंटेंस जानने के बाद हम सेंटेंस के अक़साम को समझेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई एग्जांपल दूंगा तो तुम लोगों को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो किस्म हम लोग पढ़ते हैं वो है स्टेटमेंट, जिसको असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये इसको उर्दू में बयानिया जुमला कहते हैं। ये बहुत ही बुनियादी किस्म के जुमले हैं। हम जब कोई भी बात कहते हैं ना, किसी बयान का इजहार करते हैं, वो हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। जैसे ही इज़ ए मैन, ही इज़ ए, दिस इज़ ए कैट, ये स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब इसका अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो वो भी स्टेटमेंट ही होगा, लेकिन निगेटिव होगा। ठीक है, वो दूसरी बात की बात है। पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट समझ लिया। ज़्यादातर जुमले जो हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे वो स्टेटमेंट ही मिलेंगे। उसके बाद जो है दूसरा है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन या क्वेश्चन, जिसके लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगाना इंतहाई ज़रूरी है। जिस जुमले से हम कोई सवाल पूछते हैं इसमें कुछ भी समझाने या बताने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी पहचान है कि उस सेंटेंस के आखिर में ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा रहेगा। हाँ, इसमें एक बात बता दूँ तुम लोगों को कि ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक वो जिनके जवाबात हाँ या नो में दिए जा सकते हैं, उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। एक वो जिसके सवाल या जवाब यस नो में नहीं दे सकते हैं, उसे यस नो WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ, फिर मैं इसको हालांकि मैंने चेक किया है बार बार, इसको मैं फिर चेक नहीं कर सका। ये ही इज़ नहीं है, इज़ ही होगा। इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कभी भी सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन से शुरू नहीं होता है, वो क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है। तो इज़ ही क्या होगा, ही इसको इज़ ही पढ़ लो। इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है? तो हम उसका जवाब दे सकते हैं हाँ, ना। खेल रहा है तो हाँ, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे वेयर इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल कहाँ खेल रहा है, तो इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, बताना पड़ेगा वो फुटबॉल मैदान में खेल रहा है, फला जगह खेल रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 तरह के हुए जो आगे तुम लोगों को समझना होगा। एक पहला हो गया यस नो क्वेश्चन, ऐसा सवाल जिसका जवाब यस नो में दिया जा सकता है। इसकी पहचान क्या है उर्दू में, वो क्या से स्टार्ट होगा। और ये जो है यह WH क्वेश्चन वो क्या से स्टार्ट नहीं होगा, है ना, वो कब, कहाँ, क्यों वगैरह ये सब बीच में जुमला इस्तेमाल होगा। तो हम लोगों ने इंग्लिश के दूसरे जुमले को देखा कि इंग्लिश का दूसरा जुमला सवालिया होता है। तीसरा जुमला जो है वो उसको कहते हैं ताकीदी या हुक्म आमेज़ जुमले। मैं तुम लोगों को इसका रटने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि जस्ट समझना है। ठीक है,
तो लेकिन लिखना भी पड़ता है ताकि तुम लोग को समझ में आना चाहिए। तो जिसे इंग्लिश में कमांड कहते हैं या इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें हमें इतने तरह की चीज़ों का पता चलता है। दरख्वास्त, जैसे प्लीज़ मेक अ क्यू, भाई एक लाइन बना लें। मशवरा, वाटर द प्लांट्स रेगुलरली, पौधों को लगातार पानी दो। हिदायत, कीप योर कार ऑन द राइट साइड, अपने कार को राइट साइड कर लो। हुक्म, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। या वार्निंग, डोंट क्रॉस द लाइन, इस लाइन को क्रॉस मत करें, खतरा है। तो इस तरह के जुमले जो हैं ये इम्परेटिव या कमांड कहलाते हैं। और इसमें ध्यान दोगे कि ये सब वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे देखो, वाटर द प्लांट्स, यहाँ वाटर माने पानी देना होता है, ना कि सिर्फ पानी होता है। वाटर द प्लांट्स रेगुलरली, पौधों में रेगुलरली पानी दो। तो इस तरह से। और ये जब इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो डोंट या डू नॉट से शुरू करेंगे। और रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज़ लगा देंगे, या जुमले के शुरू में या जुमले के आखिर में लगा देंगे। तो ये तीसरे किस्म का जुमला हुआ। तो और अब कौन सा किस्म का जुमला बचता है? देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, जिससे हम लोग एक्सक्लामेशन कहते हैं। और इसकी भी पहचान है, इसके एक्सक्लामेशन के लास्ट में ये एक्सक्लामेटरी नोट इस तरह के निशान रहते हैं। एक डॉट 1 लिख कर नीचे एक डॉट रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस जुमले में शदीद दिल के एहसासात का एहसास होता है। गुस्सा, दिल का गुस्सा, खुशी या गम, जोश, हैरत, मसरत, ये सब जो है हमें ये जैसे ये जुमला मुसर्रत का है, मुझे आइसक्रीम पसंद है। तो देखो, व्हाट हैव यू डन, ये तुमने क्या कर दिया, सामान तोड़ दिया। वहाँ पर हम कह सकते हैं गुस्से में व्हाट हैव यू डन। तो यहाँ पे ये निशान हम लगा देंगे। और यहाँ पे हम लोग ट्रॉफ़ी जीत गए, वाह वाह, हुर्रा, हम ट्रॉफ़ी जीत गए, ये खुशी का इजहार कर रहा है जुमला। यहाँ भी लास्ट में हम देख रहे हैं कि नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है, मेरा पर्स गुम हो गया, ये जज्बात हमारे हैं, आई लॉस्ट माई पर्स। ये स्टेटमेंट लग रहा है देखने में, लेकिन यहाँ पर अगर ये निशान लगा देते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि मैं गम का इजहार कर रहा हूँ। ये उसी तरह से मुझे आइसक्रीम पसंद है, एक्साइटमेंट के साथ ये कोई बच्चा कह रहा है आई लाइक आइसक्रीम। ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, अचानक हमने किसी ने कोई चीज़ रख दी सामने, ये है क्या, व्हाट इज़ दिस। तो इस तरह के जुमले जो हैं ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये 3 सेंटेंसेस के लास्ट का अपना निशान है। क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन लगा रहा है, क्वेश्चन सवालिया निशान में क्वेश्चन लगा रहता है, और एक्सक्लामेटरी में ये रहता है। और कमांड जो है उसमें फुल स्टॉप होता है, और जो पहला किस्म था, लेकिन कमांड वर्ब से स्टार्ट होता है, और वो जो है नाउन या प्रोनाउन से स्टेट होगा, जिसको स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में जुमले के और भी अक़साम होते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ तुम लोगों की जानकारी के लिए। सिंपल सेंटेंस, सादा जुमले, मुरक्कब जुमले, पेचीदा जुमले और मुरक्कब पेचीदा जुमले, इसका तफसीली तस्करा इंशाअल्लाह बाद में होगा। अब हम कुछ इंग्लिश को आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स से तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। जैसे फ़ेल जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान के किसी भी जुमले का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसके बगैर इंग्लिश का जुमला मुकम्मल नहीं होता, सिवाय वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के, जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं। जैसे आई पले वर्ब है, ही हैज़ अ बुक, हैज़ वर्ब है, ही इज़ गोइंग वर्ब है। फ़ेल की अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है, आखिर वर्ब के बगैर जुमला क्यों नहीं बन सकता? उसकी वजह यह है कि जो सेंटेंस में फ़ाइल आता है ना, आई ही यू है ना, आई ही, यहाँ पर ही आई है ना, तो ये फ़ाइल की हालत को बताता है। ये फ़ाइल किस हालत में है? ही हैज़ अ बुक, यहाँ पर ही की हालत क्या है कि उसके पास एक बुक है, या वो फ़ाइल के पास क्या है। हाँ, यहाँ पर इसका अधिकार हैज़ अधिकार बता रहा है। इट इज़ दिस इज़ ए पेन, हाँ सॉरी दिस इज़ ए पेन, यहाँ पे ये फ़ाइल की हालत बताएगा। ही हैज़ अ बुक, यहाँ पर ये फ़ाइल के पास किताब है। और ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये फ़ाइल जो है सब्जेक्ट कौन सा एक्शन कर रहा है ये बताता है। इतना ही नहीं, वर्ब सवाल बनाने में मदद करता है। उसके बाद जो हम लोगों ने कमांड सेंटेंस हुक्मिया जुमला पीछे जस्ट पढ़ा है, उसमें ये मददगार होता है वर्ब। तो हमने देखा कि वर्ब की कितनी अहमियत है। वर्ब 4-5 चीज़ें बताती है। पहली चीज़ बताता है कि फ़ाइल की हालत क्या है, जैसे दिस इज़ ए पेन या दिस इज़ ए मोबाइल, ये मोबाइल है, मोबाइल की, या आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। ही हैज़ ए बुक, उसकी किताब है, तो उसके पास फ़ाइल के पास सब्जेक्ट का हक़ है किताब पे, वो फ़ाइल की है। वो कोई क्या काम कर रहा है, ही इज़ गोइंग, तो कौन काम कर रहा है, ही, तो यहाँ पर ही जो है ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। और कमांड में जैसे कम हियर, यहाँ पर कम है, इस तरह डोंट कम हियर है ना, और डू यू कम हियर, क्या तुम यहाँ आते हो, इज़ दिस योर पेन, तो ये वर्ब जो है, इज़ जो है, ये सवाल बनाने में हमारे मददगार होते हैं। तो हमने ये देखा कि हमें वर्ब को सीखना ज़रूरी है और वर्ब को याद करना
बहुत ज़रूरी है। तो पहली फुर्सत में तुम लोग को जो भी वर्ड मिले छोटी छोटी किताब में, उसे तुम लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लो। अच्छा, एक और पॉइंट क्या है कि जब हम उर्दू में कोई जुमला बोलते हैं, अहमद पढ़ रहा है जैसे मान लो, तो अहमद जो है ये फ़ाइल है, सब्जेक्ट है, ये जुमले के शुरू में आता है, और इंग्लिश में भी वो जुमले के शुरू में आएगा। तो जब भी हम कोई जुमला बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमेशा हम जुमले के शुरू में रखेंगे इंग्लिश में, जैसे उर्दू में रखते हैं। और दूसरी चीज़ कि सब्जेक्ट आम तौर से जो होता है वो नाउन इसम होता है या ज़मीर होता है ना। इन नाउन प्रोनाउन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंग्लिश में जुमले का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। जैसे शी लाइक्स बिरयानी, तो शी सब्जेक्ट हो गया, और लाइक्स जो है बताता है किसके बारे में बता रहा है, कौन पसंद करता है वो, तो शी सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब हो गया, और उसके बाद क्या पसंद है, बिरयानी, तो बिरयानी ऑब्जेक्ट हो गया, काम का असर इस पर पड़ रहा है। अहमद इज़ प्लेइंग फुटबॉल, अहमद फुटबॉल खेल रहा है, अहमद सब्जेक्ट है, इज़ प्लेइंग वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। अहमद काम कर रहा है, क्या कर रहा है, खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, काम का असर फुटबॉल पर पड़ रहा है, तो फुटबॉल मफूल है। दे वीप, तो यहाँ पे यह जुमला सिर्फ दे वीप पे ख़त्म है, वे लोग रोते हैं। दे सब्जेक्ट है, जुमले के शुरू में आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, तो इससे ये जुमला हमारा कंप्लीट है। तो सिंपल सा पैटर्न हमें याद रखना है इंग्लिश में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसके बाद आप अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट जो भी है वो लगा सकते हैं। अब देखो सब्जेक्ट के बारे में मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का हल्का सा डिफिनेशन है, वर्ब का डिफिनेशन मैंने पीछे बहुत डिटेल से बता दिया है, उसी को मैंने यहाँ भी लिखा है। सब्जेक्ट जो होता है, फ़ाइल होता है, वो दो काम करता है। एक तो ये बताता है कि जुमले का वो हिस्सा होता है, वो शख्स या चीज़ होता है जो जुमले में किसी काम को अंजाम दे रहा है। हाँ, ये जुमले के शुरू में होगा, उसका काम है काम अंजाम देना। फेल मैंने पीछे बता दिया, इसे फिर से पढ़ लो। और ऑब्जेक्ट जो है, हम आम तौर पर हम उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिस पर अमल किया जाता है या वो जो अमल हासिल करता है। जैसे यहाँ हम लोगों ने देखा पीछे, अहमद इज़ रीडिंग, सॉरी ये दूसरा सेंटेंस यहाँ देख लेते हैं, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर जो है स्कूल जो है वो तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसका वो स्कूल जो है काम को रिसीव कर रहा है, रिसीवर कहते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक चीज़ और हमें समझनी है कि उर्दू और अंग्रेज़ी के जुमलों में जो बहुत ही बुनियादी फ़र्क है, अगर हम वो लोग सीख गए तो हमें इंग्लिश बोलना हमारे लिए मज़ीद आसान हो जाएगा। हम लोग उर्दू का एक जुमला लेते हैं, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, इधर से पढ़ते हैं तो मैं सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद किताब बीच में आ गया, मैं पढ़ रहा हूँ लास्ट में आ गया, जो कि वर्ब है, फेल है, जानते हैं। अब अगर इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई एम रीडिंग अ बुक। तो हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट, जैसे मैंने पीछे बताया, इंग्लिश में या उर्दू में जुमले के हमेशा शुरू में आएगा, लेकिन अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम वर्ब को ले आएंगे, जबकि उर्दू में ऐसा नहीं होता है। उर्दू में जो होता है वर्ब को, तुम कोई भी जुमला ले लो, छोटा ले लो बड़ा ले लो, तुम पाओगे कि उसमें वर्ब जुमले के आखिर में है, और शायद इसलिए हम लोगों को बोलना आसान होता है। लेकिन जब तुम अंग्रेज़ी बोलना सीखोगे तो तुम्हें ज़्यादा आसान लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमें वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद जो भी अल्फाज हैं उसकी तरतीब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे बाद में, वो उसको हम लोग लगा देंगे। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ ना, आई एम रीडिंग, चूँकि ये जारी है इसलिए ING फॉर्म लगा है, हम लोग इसको बाद में देखेंगे। तो आई एम रीडिंग बोलने के बाद अब क्या पढ़ रहे हैं, आई एम रीडिंग ए किताब, हम ना इतना भी अगर हम बोल देते हैं तो हमें ऐसा हम ना आधा तो अंग्रेज़ी सही बोल दिया ना। अब देखो कोई भी काम जो होता है 3 वक्त में होता है, तो यहाँ पर हम तुम लोगों को काम के बारे में नहीं बताएंगे, जस्ट मैंने बताया था ना कि वर्ब बताता है कि सब्जेक्ट की हालत क्या है। हाँ, सब्जेक्ट की हालत को बताता है वर्ब। तो यहाँ पर जो मैं कुछ एम, इज़, आर, हैज़, हैव के बारे में बताऊँगा, ये एक्चुअली वर्ब हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम उनके बारे में कुछ बता रहे हैं, इसको फुल वर्ब कहते हैं। हाँ, यहाँ पर ये मुकम्मल वर्ब है, इसको मज़ीद किसी और वर्ब की ज़रूरत नहीं है। मैं एक उस्ताद हूँ, आई एम ए टीचर। तुम डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, वी आर इंडियंस। उसके पास एक कलम है, ही हैज़ ए पेन। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव ए कार। वो एक ज़हीन लड़का, ही इज़ एन इंटेलिजेंट। तुम लोग इसको सिर्फ देख लो, समझ लो, और देखो कि सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल कैसे हुआ है, और फिर सिर्फ इतना काफ़ी है। फिर हम लोग हर चीज़ के बारे में तफसील से तज़किरा करेंगे। अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब में जितना भी हमने एम, आर, हैज़, हैव, जो ये ब्लू कलर है, उसके बाद नॉट लगा देना है। जिस तरह से उर्दू में हम लोग हूँ से पहले नहीं लगाते हैं ना, ठीक वैसे ही इसमें भी हूँ के बाद नॉट लगाना है, इसमें बाद में लगाना है। ठीक है, अगर हम इसी को अगर हम सवालिया स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, आई एम ए टीचर।
तो ये था तुम्हारा जनरल सेंटेंस स्टेटमेंट। अगर इसी को हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हो जाएगा एम आई ए टीचर, है ना। तो क्या क्या वर्ब को जुमले के शुरू में ले आते हैं, जिससे उर्दू में ठीक क्या जुमले में शुरू, यस नो क्वेश्चन है ये। क्या मैं उस्ताद हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम ए टीचर को पलट देंगे। मैं एक उस्ताद हूँ का होता है आई एम अ टीचर। तो क्या मैं उस्ताद हूँ, एम आई अ टीचर। इसी तरह से अगर उर्दू में कोई जुमला क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या तुम एक डॉक्टर हो, आर यू ए डॉक्टर। क्या हम लोग हिंदुस्तानी हैं, आर वी इंडियंस। क्या उसके पास से कलम है, हैज़ ही अ पेन। क्या तुम्हारे पास से कार है, हैव यू अ कार। क्या वो एक ज़हीन लड़का है, इज़ ही एन इंटेलिजेंट हुआ। ये हैज़ हैव क्यों इस्तेमाल हुआ है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपली बता दूँ कि हैज़ हैव जो है कि किसी पोजीशन को दिखाता है। हमारे पास अगर कोई चीज़ मेरी मिल्कियत में है तो वो हैज़ हैव के इस्तेमाल से हम लोग इसको, इस तीनों सेंटेंस को एक कंपैरेटिव तौर पर मैंने तीनों को एक जगह लिखा है। आई एम ए टीचर, इसका निगेटिव होगा आई एम नॉट अ टीचर। और अगर इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो आई एम ए टीचर बन जाएगा एम आई अ टीचर। इसका भी तुम निगेटिव बना सकते हो, एम नॉट आई अ टीचर या एम आई नॉट अ टीचर। बहरहाल तो इसको देख लो, बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सेंटेंस है और इसमें सेंटेंस का पैटर्न भी बहुत इजी है। इंग्लिश में जो हम लोग उर्दू में वो आ रहा है, वो लोग जा रहे हैं, जिसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, जिसको हम लोग उर्दू में ज़मीर कहते हैं। ये ज़मीर का तुम लोग मीनिंग देख लो, इसके बारे में बाद में बताऊँगा। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मैं, आई माने मैं, माई माने मेरा, मी माने मुझे, जू माने तुम, योर तुम्हारा, वो, ही माने वो, आवर्स हमारा, डैट वो, हिज उसका, हर उसकी, हिम उसे, वी हम लोग, अस हमें, इट ये, इट्स इसका, शी वो, दे वे, देयर उनके, दिस ये या इस, उस, दीज ये इस, उसने, ये इस, दीज इन या ये सब, योर्स तुम्हारा, हर्ष उसकी, माइन मेरा, देयर वहाँ, वाई क्यों, व्हेन, ये सब क्वेश्चन वर्ड भी हैं और ये तुम्हारे प्रोनाउन भी हैं। तुम लोग आगे समझ जाओगे प्रोनाउन क्यों है ये। देम, हु, इट्स, ये इट इज़ नहीं है, इट्स है, ठीक है, आई टी एस। देखो यहाँ पर मैं कुछ स्पोकन का तुम लोग को बताता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग आई एम बोलते हैं, पीछे मैंने बताया ना आई एम ए टीचर, तो आई एम की जगह आइम का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, यहाँ पर ए नहीं होगा, मैंने यहाँ पर आई और एपोस्ट्रॉफी एम, आइम, आइम। अब जैसे देखो, आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम कन्फ्यूज, मैं कन्फ्यूज़ड हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, मैं 23 साल का हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम नर्वस, मैं नर्वस हूँ। आई एम एक्साइटेड, मैं जोश से भरपूर हूँ। आई एम लिविंग वर्क, मैं काम छोड़ रहा हूँ। आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। आई एम फ्रॉम दरभंगा, मैं दरभंगा से हूँ, जिस शहर से हो। और इस जुमले को जैसे आई एम सो टायर्ड है ना, या अगर आई एम टायर्ड बोलते हैं तो उसको हम लोग फिर बोल सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। आई एम हैप्पी है तो आई एम वेरी हैप्पी। आई एम हंग्री तो आई एम टेरिबली हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। आई एम नर्वस, आई एम वेरी नर्वस। इस तरह से छोटे छोटे जुमले आई लगा करके हम लोग बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप किसी मकाम पे हैं जो फिज़िकली प्रेजेंट है, मौजूद है, किसी बिल्डिंग में है, किसी है, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, आई एम इन द शावर, मैं शावर में हूँ, मतलब बाथरूम में हूँ। आई एम इन द लॉबी, लॉबी जो घर के अंदर होता है, मैं लॉबी में हूँ। आई एम इन अ कार, मैं कार में हूँ। आई एम इन अ हाउस, मैं हाउस में हूँ। आई एम इन अ स्कूल, आई एम इन अ लिफ्ट, आई एम इन द प्ले ग्राउंड। ये जो मैंने वर्ड लिखा, टायर्ड, कन्फ्यूज्ड, थका हुआ, कन्फ्यूज्ड उलझन में, हैप्पी खुश, ये पिछले स्लाइड में जो वर्ड्स थे उसके मुश्किल अल्फाज हैं। हंग्री माने भूखा, नर्वस माने घबराहट, एक्साइटेड पुरजोश, थर्स्टी मतलब प्यासा। और अगर जो होता है ऐड का इस्तेमाल भी किसी जगह के ही बारे में बताते हैं, लेकिन वो जगह जनरल है ना, वो जगह आपका घर नहीं है। उस जगह पे आप किसी काम से के लिए गए, जैसे मैं पंसारी के दुकान में हूँ तो हम बोलेंगे मैं हूँ, आई एम इन द ग्रॉसरी नहीं बोलेंगे, आई एम एट द ग्रॉसरी शॉप। आई एम एट द ग्रॉसरी। मैं मॉल में हूँ, आई एम एट द मॉल। मैं एयरपोर्ट में हूँ, एयरपोर्ट पर हूँ, एयरपोर्ट में हूँ। आई एम एट द एयरपोर्ट। मैं कॉलेज में हूँ, आई एम एट कॉलेज। मैं काम कर रहा हूँ, आई एम एट वर्क। आई एम वर्किंग बोलने की ज़रूरत नहीं, आई एम एट वर्क। मैं इस्तकबालिया पे हूँ, रिसेप्शन पे हूँ, आई एम एट द रिसेप्शन। या अगर किसी ऊंची जगह के टॉप, किसी बिल्डिंग के टॉप पर हैं, आई एम एट द टॉप बोल सकते हैं। तो कैसा लग रहा है तुम लोगों को। और ऑन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं कि जब कोई नॉन फिज़िकल चीज़ है जो आप, जैसे आपका वक्त उसके ज़रिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं फ़ोन पर हूँ तो आई एम ऑन द फोन, फ़ोन मेरा वक्त ले रहा है, मैं फ़ोन पे बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। आई एम ऑन माई कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पे हूँ, मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। आई एम ऑन ए बस, मैं बस पे हूँ, अगर बस पे हैं, किसी का फ़ोन आए कहाँ हो, तो
तो आई एम ऑन ए बस, है ना, बस मतलब मेरा वक्त इस्तेमाल हो रहा है, ले रहा है। आई एम ऑन अ ट्रेन, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन द रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा हूँ। आई एम ऑन ए मोटर बाइक, में मोटर बाइक चला रहा हूँ या मोटर बाइक पे हूँ। और इसका भी निगेटिव जुमला जो है बहुत आसान से बना सकते हैं। आई एम नॉट ऑन द फ़ोन, आई एम नॉट ऑन द कंप्यूटर, आई एम नॉट ऑन अ बस, या एम आई ऑन द फ़ोन, एम आई ऑन द कंप्यूटर, एम नॉट आई ऑन माई कंप्यूटर। इस तरह से मनफी और सवालिया दोनों जुमले हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये हम लोग 5 यहाँ पे वर्ब हैं, जिसको वर्ब टू बी कहते हैं। बी माने होना होता है। ये होना का जो अलग अलग, जैसे मान लें कि मैं टीचर होना, तो आई बी टीचर नहीं बोलेंगे, आई एम टीचर। मैं टीचर था, तो आई वाज टीचर। तो ये हूँ से ही बना है, हूँ, होना, हुआ, था। तो इसकी शक्लें हैं जिसके हम लोग वर्ब टू बी की शक्लें हैं, एम, इज़, आर, वाज, वर, और भी है, बी, बिन, बीइंग भी है। यहाँ पर हम लोग 5 ही देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गुड एट का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे अपने साथ? जैसे आप किसी चीज़ में माहिर हैं और उसको करने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती, बहुत आराम से वो काम करते हैं, तो हम बोलेंगे आई एम गुड एट ड्राइंग, मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी आती है। आई एम गुड एट स्विमिंग, मैं तैरने में बहुत अच्छा हूँ, महार हूँ। आई एम गुड एट ड्राइविंग, आई एम गुड एट रीडिंग, आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, आई एम गुड एट मैथ्स, आई एम गुड एट राइटिंग। इस तरह से सैकड़ों जुमला आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही आसान है ना। तो ये सब स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश दोनों में यूज़ हो सकता है। इसी तरह से हम लोग और भी बहुत को बोल सकते हैं। आई एम ईटिंग लंच, आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूँ। आई एम टेक्सटिंग, मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ, SMS भेज रहा हूँ या व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आई एम एक्सरसाइजिंग, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ अल्फाज का ज़ख़ीरा है जो सारे के सारे नाउन की सिफत बताते हैं। वो नाउन एक्चुअली है कैसा? लिटिल छोटा, इरिटेबल चिड़चिड़ा। तुम लोग इसको जुमलों में देखोगे तो ये किसी नाउन के बारे में कुछ बता रहा होगा। वो कैसा है? वो चिड़चिड़ा है। वो कैसा है? वो भूखा है। वो कैसा, ये चीज़ कैसी है? मोटा है या मोटी है? ये चीज़ कैसा है? टाइनी है, TINY, टाइनी होता है। तो बहरहाल ये कुछ सिफत है। आगे हम लोग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। इस सारे अल्फाज को अगर आती है तो बहुत बेहतर, नहीं आती तो याद कर लीजिए। लिटिल छोटा, इरिटेबल चिड़चिड़ा, हंगरी भूखा, थिक मोटा, टाइनी छोटा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, न्यूमरस मुतअद्दद मोर देन वन बहुत सारे, गोल्डन सुनहरा, कोल्ड ठंडा, काइंड मेहरबान, प्लेन साफ, चेयरफुल जिंदा दिल। इसका विविड भी एक वर्ड आता है, VIVID। थैंकफुल शुक्रगुजार, टाइमली ऑन टाइम बर वक्त, लेजी सुस्त, हाफ आधा, लवली प्यारा, टफ मुश्किल, प्लीजेंट खुशगवार, ट्रेबल वहशतनाक, खौफजदा भयानक, स्ट्रेट सीधा जैसे स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन, टेंस परेशान, या कहीं पर कोई मामला कहीं पर गड़बड़ हो जाता है तो वो जगह काफ़ी टेंस है, वहाँ पर बहुत माहौल बहुत ये है टाइट बना हुआ है, कुछ भी कभी हो सकता है। हॉट माने गर्म, होमलेस, होम माने घर, लेस मतलब घरलेस, घर बेघर, इनफ काफ़ी, नेचुरल कुदरती, वाइज माने अक्लमंद, फुलिश माने बेवकूफ़। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये चूँकि काम को नहीं बताता है, यहाँ पर ये जो हैज़ और हैव है, पहले मैं हैव के बारे में बता दूँ कि मेरे पास है, आई के साथ हैव लगता है। हाँ, कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो आपको सिंपली बोलना आई हैव, मेरे पास है। अब उस वक्त क्या है वो आगे बोल दीजिए, ठीक है। मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव ए कैट। मेरे पास एक अच्छी कार है, तो मेरे पास है क्या है? आई हैव एक अच्छी कार और नाइस कार। मेरे पास एक घर है, आई हैव ए हाउस। मेरे पास एक कंप्यूटर है, आई हैव ए कंप्यूटर। मेरे सर में दर्द है, आई हैव ए हेडेक। तो इस तरह से छोटे छोटे जुमले आपको चलते फिरते जहन में बोलते रहना है। तो इस तरह से अंग्रेज़ी बोलना और फिर अंग्रेज़ी समझना भी आसान होगा और बोलने की प्रैक्टिस भी होगी। जो मैंने पीछे बताया था कैसे इसको जहन में अंग्रेज़ी बोलनी है, तो इस तरह से बोलनी है। अब अगर पीछे जो मैंने बताया था, आई एम ए टीचर, आई वाज यू आर ए डॉक्टर, दे आर नॉट इंडियंस, तो इसको जब हम था में कर देंगे तो एम इज़ आर की जगह पर सिंपली वाज और वेयर लग जाएगा। आई वाज ए टीचर, आई वाज ए टीचर, मैं एक उस्ताद था, मतलब अब नहीं हूँ। तुम एक डॉक्टर थे, यू वर ए डॉक्टर, अब रिटायर कर गए जॉब से। वो लोग हिंदुस्तानी नहीं थे, दे वर नॉट इंडियन। और अगर इसी तरह से पोजीशन का अगर कोई चीज़ हमारे पास है तो हैज़ है, ही हैज़ ए पेन, उसके पास कलम है। अगर उसके पास कलम थी अब नहीं है तो हम बोलेंगे ही हैड ए पेन। तुम्हारे पास एक कार थी, यू हैड ए कार, अब नहीं है। वो एक ज़हीन लड़का था, ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। तो यहीं पर अगर वो चीज़ पास्ट में हो जाएगा, मेरे पास है तो आई हैव होगा, मेरे पास थी तो आई हैड हो जाएगा। जैसे मान लो कि मेरे पास एक बिल्ली थी तो अब नहीं है, आई हैड ए कैट,
इसी को हैज़ को मेरे पास एक अच्छी कार थी, आई हैड ए नाइस कार। आई हैड हाउस मतलब क्या होगा, मेरे पास एक घर था। आई हैड ए कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर था। आई हैड एक मेरे सर में दर्द था, अब नहीं है। चलिए, इसी तरह से ये प्रेजेंट पास्ट हो गया। अब फ्यूचर में जो है, मैं एक उस्ताद हूँ, आई एम ए टीचर, मैं उस्ताद था, आई वाज ए टीचर, मैं एक उस्ताद हूँगा, बनूँगा, तो आई विल बी अ टीचर, विल बी। तुम एक डॉक्टर होगे, यू विल बी, ये भी बी की ही शक्ल है, वो बी की शक्ल थी एम इज़, ये बी की शक्ल अपने आप में फुल शक्ल बी खुद ही यहाँ आ गया है। उसके पास एक कलम होगा, ही विल हैव ए पेन। तुम्हारे पास एक कार होगी, यू विल हैव ए कार, वो एक ज़हीन लड़का होगा, ही विल बी एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड पावर है, ऐसे याद कर लो, अगर आती है तो बहुत अच्छी। एक्सपर्ट माहिर, क्रेज़ी पागल, डिजी सर घूमना, स्पून चमचा, प्लेडर वकील, लेफ़्ट ओवर बचा हुआ यानी जूठा, कोई खाना अगर रात का बच गया है उससे बचा हुआ लेफ़्ट ओवर कहते हैं, फुट कहते हैं। एफ्रेड डरा हुआ, बैंड माने पट्टी, बेल माने घंटी, बोन माने हड्डी, ब्रांच शाख, ब्रेड रोटी, ब्रॉड वसी, क्लेम मतलब क्या होता है, दावा होता है। और देख लें, इंडोलेंट कामचोर, हाइक इजाफा, परस्पिरेशन पसीना, कंसीडर गौर करना, लोकेट तलाश करना, जेंटल शरीफ, शार्प तेज़, ब्राइट चमकीला, आर्मपिट बगल, बैचलर कुंवारा, सेंस हिस्स, 5 सेंसेस होते हैं हमारे पास। कैरेक्टर किरदार, नेसेसरी ज़रूरी, इंडिकेट मतलब होता है निशानदेहानी करना। तो इस तरह से आज का ये वीडियो ख़त्म है, और मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला नए एपिसोड में, नए लेक्चर में, नए कंसेप्ट के साथ आऊँगा। तुम लोग इसको खूब अच्छे से देखो, और इसमें जो वर्ड्स मैंने बताया है और छोटे छोटे जुमले का पैटर्न बताया है बहुत ही आसान है, इसमें से तुम लोगों को ज़्यादातर आती होगी, तो ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इंग्लिश सीखना है, शुरू किया है, उन्हें कुछ भी नहीं आता, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से मैंने शुरुआती तौर से बताया है तुम लोगों को। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।